अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे फ़हीम सिद्दीकी साहब, नादिया मिर्ज़ा साहिबा और मज़हर बल्ला साहब हम इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे, जबकि यूनुस बाट साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में ही मौजूद होंगे। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से, जिसका काउंट डाउन शुरू हो चुका है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को प्रोग्राम के मुताबिक वतन वापस पहुंच रहे हैं। पहले नवाज शरीफ के लिए माहौल बनाया गया और अब मुकम्मल सहूलियात भी उन्हें फराहम की जा रही हैं। इंसाफ की चिड़िया फिलहाल नून लीग के हक में ही है और बहुत ज्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है। नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ सहूलतकारी के तहत नहीं आ रहे, बल्कि इंसाफ के तकाजे पूरे करके वतन वापस लौट रहे हैं। इस पर हम खैर बहस करेंगे, अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि इसमें कितनी हकीकत कितनी सच्चाई है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ की जो वापसी है उस पर चेयरमैन पीटीआई का रद्द अमल भी आया है। चेयरमैन पीटीआई ये कह रहे हैं कि लंदन प्लान पर जो अमल हो रहा है उस पर बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। सजा याफ्ता शख्स को रेड कारपेट रिलीफ दिया जा रहा है। हमारा सवाल इससे जुड़ा यही है कि क्या रेड कारपेट मिल जाएगा तो क्या आइन और कानून के तकाजे भी पूरे हो जाएंगे? सवाल इससे जुड़ा हमारा यही है। यूनुस बाट साहब, सबसे पहले मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। जी, जिस तरह आपने सना बताया कि जो सूरत हाल है उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के हवाले से उन्होंने अदालत से रब्ता तो कर लिया है, लेकिन जो हमारा कानून और इंसाफ का तकाजा है अगर उसको देखा जाए तो वो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। हमने देखा कि एक रोज़ कबल जब मियां नवाज शरीफ के लिए नैब अदालत में जो वहाँ का प्रोसेस होना था, तो क्या होता है कि नैब को बग़ैर नोटिस किए, बग़ैर बुलवाए, वो जनाब सबसे पहले वहाँ पहुँचे हुए थे, कागजात लेके आए हुए थे, अभी कोई नोटिस नहीं हुआ था, और वो वहाँ आके उन्होंने जिस तरह फुर्ती से, यानी कि वो नज़र आ रहा था कि जो अदारे हैं वो सहूलतकारी कर रहे हैं। यहाँ लोगों में एक बड़ा इस्तराब पाया जाता है कि एक वज़ीर-ए-आज़म जो मुल्क में रह चुके हैं और उनके जो केसेस हैं उन पर अदालत में बार बार नोटिस करने के बावजूद जो वहाँ के प्रोसिक्यूटर्स हैं वो खुद आते नहीं हैं, जो अमला आना होता है वो पेश नहीं होता। तो बाकी जो दीगर यानी कि केसेस हैं, जिस तरह का मियां नवाज शरीफ का है सना, तो बड़ा यानी कि ये एक ही बात सामने आई है कि मियां नवाज शरीफ आ नहीं रहे, इनको लाया जा रहा है। अदारे जिस तरह सहूलतकारी कर रहे हैं, ये सारा निज़ाम बेनकाब हो गया है। अब यानी कि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि मियां नवाज शरीफ की आमद पर जो कुछ यानी कि कानून का इंसाफ का तकाजा था उसको पूरा करने की बजाय, मैंने आज एक सीनियर पुलिस अफसर से बात की कि एक इश्तिहारी मुलजम को अगर आपने पकड़ना हो या उसने कोई फेवर लेनी हो तो तरीकाकार क्या है? उसने कहा उसने पुलिस के पास सरेंडर करना होता है, ना ये कि वो अदालत से जिस तरह ये प्रोटेक्टिव बे ले रहे हैं। ठीक है, अदालत का हम एहतराम करते हैं, अदालतों का निज़ाम जो है उसका हमें एहतराम करना भी चाहिए। जो लेकिन कुछ ये असूल तो आम मुजरिम के लिए होगा ना जी, यही बात करने लगे हैं, लेकिन उस शख्स उसके लिए होगा। लेकिन ये तो 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं नवाज शरीफ साहब, तो इतना सना मैं वही बात करने लगा था कि मियां नवाज शरीफ जो 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, अगर वो अदालत में या पुलिस के पास सरेंडर करने के बाद जो कुछ ये प्रैक्टिस की जा रही है, तो शायद उनके कार्यकाल में ज्यादा इजाफा होता। लेकिन मैं यहाँ एक ही बात कहूँगा कि एक पुरानी किताब की नई रूनुमाई तकरीब का जो सिलसिला शुरू किया जा रहा है, उसके लिए चाय का एहतमाम किया जा रहा है। आप समझें कि जो कुछ लोगों को, किसी को जन्नत का टिकट देने का लालच दिया जा रहा है, किसी को मोटरसाइकिल देने का लालच दिया जा रहा है, लेकिन इस किताब का कोई ख़रीदार हमें नज़र नहीं आ रहा। जो कुछ अदारे कर रहे हैं इससे बड़ा यानी कि एक सिस्टम में जो अब दिखाई दे रहा है, लोग अदारे क्या कर रहे हैं? ये तो नून लीग वाले कर रहे हैं, सारी एफर्ट तो उनकी है। जो जलसा भी करना है 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने वतन वापस लौटकर, उसके लिए भी जो तैयारियां की जा रही हैं वो नून लीग की जानिब से की जा रही हैं और ज़िला इंतजामिया जो है वो माहौल भी फराहम कर रही है। एक के बाद एक उनकी जो अपील है उसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। तो इसमें इदारे कहाँ से आ जाते हैं? इसमें तो नून लीग है ना। मजहर साहब से मुझे पूछ लेने दीजिए। मजहर साहब, आपको क्या सूरत हाल लगती है? रेड कारपेट की तरफ इशारा कर रहे हैं पीटीआई चेयरमैन और ये कह रहे हैं कि जो रिलीफ दिया जा रहा है ये बेसिकली लंदन प्लान का ही हिस्सा था, कि उन्हें जेल के पीछे होना था, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जानी थी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अहल भी करना था और वजीर आजम भी मुल्क का बनाना था। तो ये सूरत हाल इसी की तरफ जा रही है। सना, मैं समझता हूँ कि मैं बड़े दुख से ये बात कहने लगा हूँ कि पाकिस्तान जो है यहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं, बल्कि ये जमहूरियत के नाम पे एक तमाशा गाह है।
इस तमाशा गाह में मैंने देखा कि जिनका अभी आपने जिक्र किया मियां नवाज शरीफ साहब, जी। उनको कब फैसिलिटेट नहीं किया गया। उन्हें एक ऐसी सहूलतकारी दी गई, उन्हें एक गवर्नर ने गवर्नर हाउस में बुला के इक़्तिदार उनके हवाले किया। फिर आप देखें कि वो गैर जमाती असम्बली में से वज़ीर आला बनते हैं, फिर वो निगरान वज़ीर आला होते हुए इलेक्शन लड़ते हैं, ये तमाशा भी हमने देखा। फिर उन्हें IGI बना के दी जाती है। और यहाँ तो खैर ऐसे तमाशे भी होते रहे कि बंदे का शनाख्ती कार्ड ही नहीं था तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया, और उसके ID कार्ड पे जब पता लिखा गया तो मुस्तकिल पता वज़ीर आज़म हाउस लिखा गया। माजी की फिर हकीकतें यहाँ खोल रहे हैं NROs अहमद के रज़ा। तमाशे भी हमने देखे कि 2007 में एक NRO के ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो वापस आती हैं, उसी एक NRO के ज़रिए नवाज शरीफ वापस आते हैं। हाँ जी। मेरा तो ख्याल है कि जाते वक्त भी नवाज शरीफ ने एक NRO किया था मुशर्रफ दौर में, जी। जब वो सऊदी अरब गए थे, एक डील की थी, और फिर मुसलसल कौम से झूठ बोलते रहे कि हमारी कोई डील नहीं है, और फिर सऊदी शहजादा मकरन ने आके वो डील लहराई। इसी तरह अब जब वो गए थे बाहर तो एक डील के ज़रिए गए थे, एक NRO के ज़रिए गए थे, और एक NRO अब हो रहा है जिसमें आप देखें कि कितनी सहूलियात हैं। आम आदमी बेचारे को तो इंसाफ मिलता नहीं। आम आदमी तो क्या, जो मुखालिफ सियासी कुव्वतें हैं अच्छा, उनको मज़र कहा साहब जाता है सीनियर कि सियासतदान बायोमेट्रिक हैं, कराएं, तजुर्बाकार और हैं, फिर 3 उन्हें बार वतन के गिरफ्तार कर वज़ीर लिया आज़म भी जाता बन है। चुके हैं, और अब और कह रहे हैं कि यहाँ मईशत का जो बुरा हाल बायोमेट्रिक है जो है वो पाकिस्तान का। नवाज शरीफ के ठीक, बिहाफ मज़र पे साहब अगर आप मेरी आवाज़ अता सुन पा रहे हो तो करते सवाल का हैं। जवाब दे दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब तो इस काबिल हैं और इदारे उन पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं, और यही वजह है कि उनको बाकायदा तौर पर रेड कारपेट दिया जा रहा है, जिसकी तरफ PTI चेयरमैन भी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वो आकर मुल्क की जो सूरत हाल है, जो मईशत इस वक्त बहुत दलदल में जाकर फंस चुकी है, उसको उस दलदल से निकालने के लिए आ रहे हैं। वो तजुर्बाकार सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है, इसीलिए वो कर सकते हैं, उनके पास इतने गट्स हैं उनमें कि वो इस टाइम जो सूरत हाल है पाकिस्तान की उसको ठीक कर सकें। आपको नहीं लगता इदारों की मजबूरी बन चुके हैं इस वक्त नवाज शरीफ? देखिए, इदारों की मजबूरी हूँ या ना हूँ, ये जो सवाल आपने किया है ना, पहले 16 माह उनके भाई की हुकूमत रही है, और वो जो मईशत संवारने वाले हैं इसहाक डार, वो भी उनके दौर में थे, तो इसहाक डार के जरिए या फिर मईशत संवारने का काम होगा। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इसहाक डार है। अच्छा। उसी ने तो ये बेड़ा गर्क किया, तो उसी से अब ये दवा लेने चले हैं मईशत की। और मुझे तो लगता है कि इलेक्शन अगर हुए तो मुझे नहीं दिखाई देता कि मियां नवाज शरीफ कामयाब हो सके। अच्छा, मुझे तो उनकी पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक। नादिया, आपका व्यू पॉइंट इस हवाले से क्या है? रेड कारपेट तो मिल चुका है, लेकिन आइन और कानून के तकाजे पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केसेस में? थैंक यू वेरी मच सना। मेरा ख्याल है हम और आप कोई होते ही नहीं है अब इस पर बात करने वाले कि आइन और कानून क्या है हमारे मुल्क में। आइन और कानून किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। जब आप पे उसकी नजर करम होती है तो फिर आइन और कानून हर चीज उसके पास में हो जाती है। अब आप मुझे बताइए कि कल एप्लीकेशन देते हैं, विद इन फ्यू मिनट्स बेंच तश्कील देता है, सेम डे, मतलब 1 आध घंटे में आपका बेंच बन जाता है, आपके नैब के प्रोसिक्यूटर्स वहां पर पहुंच जाते हैं, सारा कुछ केस लग जाता है। आज मेरा ख्याल है हार्डली 1 घंटे से भी कम की जो है वो हियरिंग होती है, और समाअत मुलतवी भी नहीं होती है। महफूज हो जाता है। जज बशीर जो है वो उनके हक में और नैब के दलाइल के हक में, नवाज शरीफ साहब के हक में फैसला दे देते हैं, और उनको कह देते हैं कि जी उनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, वो 24 तारीख तक जो है वो खुद को पेश कर दें। मतलब ये सिर्फ इश्तिहारी मुल्जिम नहीं है, हम इन चीजों को समझने की कोशिश करने की बात ही नहीं है ना। एवरीबडी नोज, मतलब ये कोई ग्रे नहीं है, ये ब्लैक, ये बड़ा क्लियर और बड़ा व्हाइट एरिया है, ये कोई ग्रे एरिया नहीं है। लेकिन अगेन हमारे मसला ये है कि हम तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी का डी भी एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे मुल्क में कोई आइन नहीं है, कानून नहीं है। और जिन इदारों की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली देखिए, आपको याद होगा कि जब चेयरमैन PTI का दौर था तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते थे कि ये सिलेक्टेड वजीर आजम। अब आई वांट टू सी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है इनको क्या कहते हैं, कि क्या ये इलेक्टेड वजीर आजम है? अगर ये अपने आप को कानून के आगे सरेंडर करने आ रहे हैं तो ऐसे वक्त ही क्यों आ रहे हैं
कि वो ये सोचे कि बस मैं कानून के आगे सरेंडर करूं और उसके बाद जो है मुझे कानून से रिलीफ मिले और मैं 4थी दफा वजीर आजम बन जाऊं। बिलावल साहब अगर तो कर रहे हैं, कानून मुसलसल टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वही आपका सवाल यही है कि बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जब वो इक़्तिदार में आ जाएंगे तो फिर ये सवाल कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा नादिया, नादिया के सवाल को मैं जो जवाब को थोड़ा सा सनक अगर आप इजाजत दें आगे बढ़ाता चलूं। जिस तरह यूनुस साहब, मैं पहले फहीम साहब को आपका पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है? आप अपना पॉइंट प्लीज जरा क्विकली कंप्लीट करें, फिर मैं फहीम साहब को टाइम दे दूँ। जी जी ठीक है, मैं फ़हीम साहब से ही पूछ लेती हूँ। फ़हीम, आपको क्या लगता है कि अब नवाज शरीफ साहब की हिफाजती ज़मानत जो है वो आने वाले टाइम में हमेशा के लिए बरकरार रखी जाएगी? देखिए, आप रेड कारपेट की बात कर रही थी, तो लाइटर मोड में एक बात कह रहा हूँ मैं कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर बात हो रही है और आप भी आज जर्द हैं और मजहर बरलास साहब भी आज जर्द नजर आ रहे हैं। हम दोनों तो मैचिंग देखिए, नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो आईन और कानून की बातें हो रही हैं जी, तो मैं एक बात कहूंगा, थोड़ा सा ना मुताला आइन और कानून का हमें कर लेना चाहिए। सही। आइन और कानून ये कहता है कि जनाब अगर कोई मुजरिम जिसको सजा हुई हो और वो अदालत की इजाजत से जेल से रिलीज हुआ हो और वो वापस अदालत में सरेंडर करना चाहे, या कोई मफरूर मुलजिम या मुजरिम जिसे उसकी गैर मौजूदगी में सजा सुना दी गई हो, तो वो अगर अदालत में सरेंडर करेगा तो उसे हिफाजती जमानत दी जानी है। ये आइन और कानून कहता है, मैं ये आप नहीं कहते। ये आइन और कानून जो है वो मेरे या आपके बनाए हुए नहीं है, ये इस मुल्क की पार्लियामेंट के बनाए हुए आइन और कानून है। ठीक। और वो जो साहब हैं जो इस वक्त जो है वो खुद जेल में हैं और वो फरमा रहे हैं कि जनाब एक मुजरिम को जो है वो इस तरह से रेड कारपेट दिया जा रहा है। आप खुद भी तो इख्तियार में थे 3.5 साल, आप कर लेते थे, आप उस वक्त कर लेते, ऐसे कवानीन बना लेते आइन से। आपके पास तो एक अक्सरियत थी, आप उस वक्त बना सकते थे। आप ऐसे कवानीन बनाते कि जनाब कोई शख्स जो है सबसे पहले तो जाएगा ही नहीं। आपके दौर में तो गया था, किसी और ने तो नहीं मुल्क से बाहर भेजा था। आप तो बड़ी बातें करते थे कि मैं चोर और डाकुओं को जेल में रखूंगा। आप ही के दौर में मुल्क से बाहर गया, ठीक है, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गया आपके दौर में, जिम्मेदार आप हैं। तबीयत आप उस वक्त कानून बना देते जब आप जो है मजबूर थे किसी जगह पर। को सीरियस जो थे वो ये बातें तो चले बड़े मजे की होती हैं कि तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत तो इस वक्त कुछ दिन में जो है वो इनकी भी खराब होने वाली है, खबरें आना शुरू हो गई हैं और कुछ दिन में वो मजीद भी आएंगी। तो देखिए, अगर तो वो चले गए थे मुल्क से बाहर, तबीयत की खराबी की बुनियाद पर ही चले गए थे मुल्क से बाहर, पार्लियामेंट तो आपके पास थी। नादिया कह रही है कि सिर्फ 4 हफ्ते के लिए गए थे, ये 4 साल से ज्यादा अरसे का जवाब कौन देगा? 16 माह के गवर्नमेंट में भी उनके भाई ने जो जवाब नहीं दिया। नादिया कह रही है फ़हीम के 4 हफ्ते का कहकर गए थे, लेकिन 4 साल से ज्यादा का अरसा लगा दिया और 16 माह की गवर्नमेंट में भी उनके भाई ने तो जवाब नहीं दिया। ठीक है, बिल्कुल। मुशर्रफ साहब से भी तो डील करके गए थे, मुशर्रफ साहब से भी डील करके गए थे 10 साल की, उससे पहले वापस आ गए थे ना। तो ये पाकिस्तान में जो डील्स होती हैं, ये डील्स इदारों और सियासतदानों के दरमियान होती हैं। मुझे माजरत के साथ मुझे आज दीगर पैनलिस्ट की आवाज जो है साफ नहीं आ रही, मुझे फिर लग रहा है कि नादिया कुछ कह रही है लेकिन मैं उन्हें सही से सुन नहीं पा रहा। आई एम रियली सॉरी, व्हाई वी मेक कंपैरिजन? अगर इमरान खान गलत था तो वो गलत था। हम ये क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान गलत था तो नवाज शरीफ हैज ऑल राइट्स टू डू ऑल रॉन्ग? अगर मुशर्रफ ने गलत किया था तो दिस गवर्नमेंट और दिस इंस्टीट्यूशन हैव ऑल राइट्स टू डू रॉन्ग। मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बतौर सहाफी बिल्कुल हमारा वजूर तज्जियाकार हमारा यही तज्जिया होना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो मंजूर नजर है वो गलत भी गलत नहीं है। सवाल तो बस अब यही है और जवाब तो किसी के पास नहीं। अच्छा, मैं है सुलझाते रहिए। देना चाहता हूं कि कहीं ना कानून की हम बात कर रहे थे, मैं जरा फहीम साहब का पॉइंट क्लियर कर लूं। यूनुस साहब, मैं देती हूं चॉइस क्या है। हाँ, चॉइस क्या है ये बता दें इस वक्त आपके पास चॉइस क्या है। चलिए नादिया से मैं पूछ लेती हूँ। नादिया, मेरी कोई चॉइस है आपके पास? कोई चॉइस नहीं है आपके पास। इमरान खान इस वक्त जो है वो एक तरह से जेर अताब है, वो नहीं है चॉइस। पीपल्स पार्टी आपके पास चॉइस नहीं है। तो ये जो कुरैफाल नवाज शरीफ के नाम निकला, ये तो उसकी एक खुशकिस्मती और एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है। अब उस मजबूरी से अगर नवाज शरीफ फायदा उठा रहा है और आप उसे फायदा उठाने दे रहे हैं, तो ये तो नवाज शरीफ, ये तो इस मुल्क के लिए है ना, ये तो एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है ना। ये किसी की मजबूरी नहीं है, ये अवाम की अवाम का राइट है, अवाम की चॉइस होनी चाहिए। अवाम पे छोड़ दे
उसकी मजबूरी है। अब इस मुल्क में क्या अवाम की मर्जी से कुछ हुआ है? 1965 के अयूब खान के कल भी हम जिक्र कर रहे थे, 1965 में जो अयूब खान ने सरदार इंतखाबात कराए थे, क्या वो अवाम की मर्जी के मुताबिक सदर मुंतखब हुए थे, जहां मादरे मिल्लत को आपने हरवा दिया था धांधली करके? क्या उसके बाद पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से फहीम का स्टैंस बहुत क्लियर है कि अवाम कौन होते हैं। अवाम, ये जमहूरियत तो है लेकिन अवाम के पास किसी भी किस्म का इख्तियार या हक नहीं है। इस मुल्क में मुशर्रफ साहब जो है एक रेफरेंडम के जरिए, जिसको आप अवामी रेफरेंडम कहते हैं, वो अपनी सदारत जो है उसको तौसील ले लेते हैं। वो सब क्या था? क्या हमको नहीं, क्या किसी को नहीं पता कि वो सब ड्रामा था? इस मुल्क में इंतखाबात, इस मुल्क में रेफरेंडम सब एक ड्रामा है। सब कुछ जो है वो सिलेक्टर्स के गिर्द घूमता है। आपको भी पता है कि कल अगर इमरान खान को सिलेक्टर्स की पसंद कहा जाता था, तो आज नवाज शरीफ जो है वो सिलेक्टर्स की पसंद है। ठीक है मजहर साहब, मेरे ख्याल से यूनुस साहब को ऐड करना है एक पॉइंट में, यूनुस साहब को मौका दे देते। जी फहीम साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आइन और कानून की बात कर रहे हैं, इस मुल्क में कौन सा आइन है, कौन सा कानून है? पंजाब की सूरत हाल सिंध से बड़ी मुख्तलिफ है। पंजाब में पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, ये जो कैपिटल पॉलिटिकल है, यहाँ आप सिंध के हालात के साथ इसका नहीं कह सकते। आप जो सिंध में, अरे भाई, आइन और कानून तो पूरे मुल्क का एक ही है ना, अदालतें तो पूरे मुल्क की एक ही आइन और कानून के तहत चलती हैं ना। मैं कहना चाह रहा हूँ, पंजाब का कानून और आइन सिंध के आइन और कानून से मुख्तलिफ है। जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे दीजिए ना, थोड़ा आसान कर दे, एग्जाम्पल दे दें। मैं यही कहने लगा था कि फहीम साहब ने उस दिन कहा, अपना बता रहे थे कि सिंध में जो तरीके इंसाफ है उसको फलस्तीन के साथ रैली करने की भी इजाजत दी गई। हाँ, यहां तो किसी को जमानत होने के बावजूद अदालत से अहकामात जारी होते हैं कि इसको घर छोड़ के आए। जिस पुलिस की जिम्मेदारी लगाई जाती है वही पुलिस उसको यूनुस साहब आसान लफ्जों में फहीम साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आइन और कानून तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो यकसा नहीं है। तमाम फहीम साहब बात करने का मौका देना, हम तो यही कह रहे हैं कि जी आइन की और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, ये मौके सबको मिलने चाहिए। हम ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को बिल्कुल उन्होंने जो रिलीफ हासिल किया है, अदलिया को ये इख्तियारात हासिल हैं, लेकिन ये जो अदारे आपके सामने सहूलतकारी कर रहे हैं, कि ये रिलीफ सबके लिए होना चाहिए, ये सबके लिए होना चाहिए। यानी कि आप देखें, निगरान सेटअप में नैब तरामीम के खिलाफ अदालत से रजू कर लिया गया है। निगरान हुकूमत का ये काम तो नहीं है कि वो सहूलतकारी करें। वो निगरान हुकूमत जो है वो नैब तरामीम खत्म कराने के लिए अदालत पहुंच गई है और उन्होंने वहां रिट पिटीशन दायर कर दी है। बड़ा वैलिड तो निगरान दूसरा, जिस मियां नवाज शरीफ को आप मुहिब्बे वतन कह रहे हैं, ये 3 बार वजीर आजम रहने के बाद ये वही है जिसने अस्करी विंग पर इल्जाम लगाया था कि इन्होंने बम्बे हमले करवाए हैं, जिसने कल अदम तंजीमों पर इल्जाम लगाया था कि ये वो मियां नवाज शरीफ है जिसने हमारी साख अदारों की तबाह करके रख दी थी। हम चेयरमैन तरीके साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे। जिस तरह इशारा है उसके ऊपर आ जाता हूं मैं। चलें आपकी बात कर लेता हूं। मिसाक जमहूरियत लंदन में हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ ने बैठकर जो मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे, जिन बातों का आप इशारा कर रहे हैं वो सब मिसाक जमहूरियत में लिखी हुई है। 17 जमातें थी उस वक्त ARD में, 17 जमातों ने इस पर इत्तेफाक किया था, सिर्फ नवाज शरीफ ने इत्तेफाक नहीं किया था। अच्छा, फिर आप कहते हैं हम आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं। साहब एक मिनट, नादिया को पॉइंट लेने दीजिए। जी नादिया। मिसाक जमहूरियत की मिसाल दे रहे हैं। मिसाक जमहूरियत पे अमल हुआ था, वेरी नेक्स्ट वीक जो है 70% अमल हुआ। रज़ा रब्बानी कहते हैं, रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं 70% अमल हुआ। मैं मानता हूं नहीं हुआ अमल, उन खास शिकों पे तो नहीं हुआ जिन पर होना चाहिए था। एग्जांपल हम कैसे कोट कर सकते हैं जिसको आपने इंप्लीमेंट ही ना किया हो। अच्छा यूनुस साहब कुछ ब्रेकिंग देना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से हम यूनुस साहब की थोड़ी ब्रेकिंग ऐड कर लें। जी यूनुस साहब। फहीम साहब, एक तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाने की कोशिशें हो रही हैं, ये यानी कि वजीर आजम बनते हुए आपको जो दिखाई दे रहा है ये नज़र नहीं आएंगे, ये वजीर आजम नहीं बन पाएंगे। मैं इसका थोड़ा सा बता दूं कि एक तो आपने देखा होगा कि बुध को या यानी कि बुध को जो चेयरमैन तरीके इंसाफ की फैमिली से मुलाकात करवाई जाती है, उस पर बड़े चीजें आ रही हैं सामने। उस हवाले से मतलब डील की बात कर रहे हैं जो मैं देना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, वो अगले सवाल में दे दीजिए यूनुस साहब। मैं आपको इस हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि एक तो मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जी हमारा भुट्टो खानदान से बड़ा पुराना तनाज़ा रहा है और सियासत में हमने उनके साथ भी सलूक जो है मिलजुल कर बैठ के हमने सियासत को आगे बढ़ाया है।
तो उनके जो आपने मजहर देखा साहब होगा बहुत पिछले खामोश बैठे हैं, मैं चाह रही हूँ जी मजहर जी साहब मैं भी आपको जो कुछ कहना ऐड चाह कर रहा हूँ, लें। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों रऊफ हसन और उमैर नियाजी ने सदर मुल्कत आरफ अलवी से मुलाकात की है। आपने देखा होगा कि मुर्तजा जो सोलंकी हैं उन्होंने तरीके इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद से मुलाकात की है। जी, ये जी, जी। एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ सिस्टम जा रहा है। नवाज शरीफ नहीं, जरूर उन्होंने आए तो कहा है हैं, कि मैं दोस्ती आ रही है इसीलिए मैं मिलने गया हूं, उन्होंने तो दे दिया नहीं नहीं अपनी वो मिलने clarification। ऐसे नहीं, आप देखें कि जिस तरह की मुलाकातें और उसका जो अपना जो चेयरमैन तरीके इंसाफ के तर्जमान जो रऊफ हसन और उमैर न्याजी हैं उनकी जो मुलाकात हुई है वो भी एक चलें यूनुस साहब, ग्रैंड ये डायलॉग की तरफ आपका गई है। और जब हम गहरा सवाल पीटीआई चेयरमैन के हवाले से रखेंगे या आपका जो ब्रेकिंग है या ये आपकी थोड़ी डिफरेंट है न्यूज़, उसमें हम ऐड कर लेंगे। मदर साहब को मुझे था जी, जी। शामिल कर लेने दीजिए। मदर साहब इस वक्त काफ़ी खामोश बैठे हुए हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और अब वो मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा रिस्पॉन्ड करें और बताएं कि नवाज शरीफ साहब तो वतन वापस आ रहे हैं, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब का अगला एजेंडा होगा क्या, वो पाकिस्तान को ठीक करेंगे कैसे? जनाब जी सना, मैं जो मुस्कुरा रहा हूँ ना, मैं अपने दोनों दोस्तों फ़हीम सिद्दीकी और यूनुस भाट की बातों पे मुस्कुरा रहा हूँ, अच्छा जो आज हमें कानून और आइन समझा रहे हैं। अच्छा ये दोनों क्राइम रिपोर्टर रहे हैं। इन दोनों को अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान में इश्तहारियों को गोली मार दी जाती है। जनाब ये इनको अंदाज़ा नहीं। पाकिस्तान में मफरूर को गोली मार दी जाती है, तो क्या इश्तहारी को गोली लगी? क्या मफरूर को गोली लगी? और फिर ये तो स्टडी कर लेते कि उनके पास केस क्या कौन से हैं। एक में वो सजा याफ्ता हैं, एक में वो इश्तहारी हैं, किसी में वो मफरूर हैं, किसी में वो अदालत से झूठ बोल कर गए हैं। और फिर ये जो सिस्टम उनके साथ सहूलतकारी कर रहा है, किस तरह नैब के प्रोसिक्यूटर को ख्वाब आ गया कि मुझे अदालत पहुंच जाना चाहिए बगैर बताए। तो मेरा ख्याल है कि हमें आइन व कानून की बात करते वक्त सिस्टम पे भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए कि ये सिस्टम जो Very है, valid point। यूनुस भाट साहब को तो कहता है कि भाई आप बायोमेट्रिक खुद करवाएंगे, हाँ जी, और दूसरा फहीम सिद्दीकी बायोमेट्रिक साहब को कहता पर है कि सवाल आपकी जगह तारड़ करवा ले। ठीक है, वो कानून एक नजर से देखता, आइन एक नजर से देखता है। ठीक। ये नहीं है कि कानून में इस तरह का है कि ठीक है। सजा याफ्ता को हिफाजती जमानत अगर उन्होंने लेनी है तो वो आइन और अदालत में कानून आके तो पहले है, वो तैयार पुलिस लेकिन वो के पास यकसा नहीं सरेंडर है। करेगा, क्या हुआ? अदालत में ये सबके इजाजत लिए था। एक मुल्क जैसे से नहीं। बाहर बैठे हुए बेशक, को, मुझे ब्रेक अनाउंस करना मुल्क है। से बाहर बैठे हुए को हिफाजती जमानत आइन के तहत नहीं मिल सकती। नहीं मिल मुल्क से बाहर बैठे हुए शख्स को हिफाजती जमानत नहीं मिल सकती। मैं बेट लगाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा बरार साहब, माफी चाहता हूँ, मैं आपकी बात को बढ़ा दूं। नैब के जज साहब की हमशीरा फौत हो गई है। मेरे ख्याल से ये बशीर बहस साहब की बहुत आगे सना- निकल जाएगी। सना हमें एक कल का देखें, दिन भी मिलेगा, हम मियां मोहम्मद नवाज को कल भी डिस्कस कर सकते हैं। कोट कर दें खाली। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम गजा का जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे सिलेक्शन की, सियासत की, जिसने इस वक्त पूरे मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल कर रख दिया है। जी हाँ, तवील इंतज़ार के बाद सियासी मैदान में जो हलचल शुरू हो चुकी है उस पर हमने बात करनी है। ढील भी दी जा रही है, डील्स की बातें भी हो रही हैं, पसे पर्दा क्या कहानियां हैं, क्या खिचड़ी पक रही है, इस पर भी हमने बात करनी है। पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की दस्तक है, लेकिन दरवाजे सख्ती से बंद हैं। इसमें कितनी हकीकत, कितनी सच्चाई है, इस पर भी बात करेंगे। एक टीम तो अपनी वर्दियां पहनकर मैदान में उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके लीडर, उनके कायद नवाज शरीफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो एक टीम है बिल्कुल पीटीआई चेयरमैन की तरफ देख रहे हैं, जो खुद तो जेल के पीछे हैं, लेकिन उनकी टीम को भी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा रही, कारकुनान को भी बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ के लिए रिलीफ, जबकि पीटीआई चेयरमैन के लिए रिलीफ नहीं। ये दो पाकिस्तान, और इससे जुड़ा सवाल हमारा ये है कि दोनों टीम्स को मैदान में उतरने के बराबर मौके आखिर क्यों नहीं दिए जा रहे? नादिया, देखिए, एक वक्त में एक ही टीम सपोर्ट किया जाता है। ये हमारी जिसमें भी अगर मुशर्रफ की हुकूमत के बाद से फ्रॉम 2008 आप ऑनवर्ड बात कर लें, तो जब 2008 में, उससे पहले जब ये बेनजीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान आई थी, तो आपको याद है
चौथी बारी से साडी बारी से बड़ा मशहूर उस वक्त का जुमला हुआ करता था। मुकु किसी मुकाओ भी पीपल्स बड़ा पार्टी की चला था। गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद उसको इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, इंटरवीनियंस से कोई नहीं होगा, 5 साल में मुकम्मल करेंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आएगी हाँ जी। तो चौथी बारी से साडी बारी पूरा होगा। अब उसका ये किसी को पता नहीं था कि एक तीसरी जमात एक बड़ी कुव्वत बन के आ जाएगी या बना दी जाएगी। दोनों से मायूस हो गए तो फिर पीटीआई मैदान में आ गई। तो हाँ तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि पीटीआई से तंग पीपल्स पार्टी से तंग आए तो पीएमएलएन की तरफ से दोबारा फिर पीएमएलएन की। तो ये तो एक सर्कस है। हम तो इस सर्कस में मुझे कोनू का बैल की एग्जांपल हम दी जाते थे ना कि कोनू का बैल कि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, कभी वो बस चले जा रहा है तो ये मुल्क उसी तरह से चले जा रहा है। हमारे यहाँ जो ताकतवर जो हल्के हैं उनकी जिस तरह से फहीम अभी कह रहे थे कि उनकी चॉइस है ना बेसिकली, और चाहे रास्ते में जो भी आए रौंद दिया जाए। 2018 में देखिए ना 2018 में हामिद मीर साहब खुद उन्होंने बताया कि जी शहबाज शरीफ साहब को बुला के इंटरव्यू किया कि जी हम आपको वजीर आजम बनाना चाहते हैं और फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ माइनस नवाज शरीफ, तो उनको कहा नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि जी अब उसका कोई चॉइस नहीं थी तो इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए। तो हमारे यहाँ अब जिस दिन इनसे दोबारा से ये अपनी सींग फंसा लेंगे, अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं जिनके आसार नहीं है और सींग फंसाने की इनकी पूरी बुरी आदत है, जिस दिन एक दफा फिर उन्होंने सींग फंसा लिए और फिर हमारे यहाँ तब्दीली आ गई। देखिए वो हमारे तो फिर बैल उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। जी तो नेवर नो एग्जैक्टली, यू नेवर नो कि फिर किसी को इमरान खान शायद अच्छा लगने लग जाए और फिर वो इनके खिलाफ दोबारा से वही केसेस खुल जाए और इमरान खान को रिलीफ मिलने लग जाए। लेकिन एक वक्त में एक ही दुल्हन होती है और दुल्हन वही जो पिया मन भाई। बिल्कुल ठीक है। फहीम आपसे पूछ लेती हूँ, कौन किसको इस इलेक्शन में, जो आने वाले इलेक्शन है, ये भी सवाल होते हैं या नहीं, अगर हो जाते हैं तो कौन किसको सरप्राइज देने वाला है? देखिए सरप्राइज तो मेरा ख्याल है पूरी कौम को मिलेगा। और जो अगर मैं तज्जिया जो मेरा है इसके ऊपर जो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे, मुस्लिम लीग जो है वो इलेक्शन लड़ेगी और उन्हें जो है किसी हद तक जो है वो हुकूमत बनाने का मौका भी मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखी जाए हंग पार्लियामेंट कि ये जो पार्लियामेंट होगी ये भी हंग पार्लियामेंट होगी। नवाज शरीफ साहब को भी 2/3 अक्सरियत नहीं दी जाएगी। इसके लिए जाहिर है ये फिर एक सरप्राइज होगा कि जनाब जिस शख्स के लिए आपने इतना स्टेज बनाया, लेवल प्लेइंग फील्ड आपने तैयार की, उसको भी आपने 2/3 अक्सरियत नहीं दी, तो ये एक बड़ा सरप्राइज होगा। अगर उसके बाद आप ये कह लीजिए कि जनाब ये हंग पार्लियामेंट होगी कैसे, तो मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि ये कोई ना समझे कि पीटीआई इलेक्शन में नहीं होगी, पीटीआई इलेक्शन में होगी। लेकिन और जाहिर है उन्हें जो है एक ऐसी तादाद जरूर दी जाएगी कि जिसके जरिए कभी इस्तेमाल कर सके तो उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। इलेक्टेबल्स की जमात आईपीपी जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसको भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा। इस तरह से मिल बांट के एक जो है वो दे दिया जाएगा, एक हुकूमत बना दी जाएगी, पार्लियामेंट बना दी जाएगी। और ये बिल्कुल इसी तरह से इस वक्त देखें सब अपनी अपनी फाइलें लेके खड़े हुए हैं। बंदर बांट इस वक्त जो है वो सीटों की जो है वो तकरीबन जारी है कि भाई पार्लियामेंट में इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है। अब जो बात है असल वही है, अब जो बात है, सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुन सका, सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी मार रही है। देखिए चीखें तो सभी मार रहे हैं ना, पीटीआई भी मार रही है, पीपल्स पार्टी भी मार रही है, जेयूआई भी, फजलुर रहमान साहब भी। तो मेरा इशारा इस तरफ है कि कुछ दावे, कुछ वादे पीपल्स पार्टी के लिए भी थे, लेकिन कहानी पलट गई। अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बात करें नवाज शरीफ से, तो अब इनकी तरफ नून लीग की तरफ पलड़ा भारी है। कुछ ऐसा भी था जो डील्स थी वो पहले पीपल्स पार्टी के साथ डिसाइडेड थी, अब नून लीग आ गई बीच में तो पीपल्स पार्टी को साइड कर दिया, कॉर्नर कर दिया। पीटीआई तो खैर चलो है ही साइड पे, ऐसी भी सूरत हाल है। देखिए पीपल्स पार्टी के जनाब लावल साहब ने कल यहाँ पे जब बात कर रहे थे वो, और आज अभी थोड़ी देर पहले भी उसके ऊपर बात हो रही थी, कल उन्होंने एक बात कही कि जनाब मुल्क जो है वो लंदन से नहीं चलाया जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कि जब आप 2006 मई 2006 में बैठकर लंदन में मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत कर रहे थे तो उस वक्त मुल्क लंदन से नहीं चलाया जा रहा था, उस वक्त मुल्क फिर कहाँ से चल रहा था? और जो मिसाक जमहूरियत जो है उस वक्त आपने तय किया था उसके ऊपर, तो उसके बाद आपने बहुत सी कोशिशें की, दोनों को गवर्नमेंट मिली, पीपल्स पार्टी को भी गवर्नमेंट मिली, नवाज शरीफ को भी गवर्नमेंट मिली, दोनों को गवर्नमेंट मिली। कितना आपने उसके ऊपर अमल किया? आपने तो उस वक्त ये भी कहा था कि जनाब हम तो ये करेंगे, जो जितने भी इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको हुकूमत मुंतखब हुकूमत के मातहत लाएंगे, उनकी जो हाउसिंग स्कीम है हम वो भी देखेंगे, हम फला चीज भी देखेंगे, हम फला चीज भी देखेंगे। क्या कर लिया था आपने? तो देखें ये जो सियासतदान है ना, ये एक बयानिए के साथ आते हैं और उस बयानिए के जरिए वो कोशिश करते हैं कि अब हम कबूल कर लें। बिल्कुल ठीक है, मजहर साहब से पूछ लेने दीजिए। मजहर साहब, हम अपनी जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं, किसी एक से डील, दूसरे से नाराजगी, कोई एक लाडला तो कभी दूसरे को रिलीफ,
हम अपनी जमहूरियत मजबूत कर रहे हैं इसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। इसलिए कि जिस मुल्क में डिक्की में एक बंदा आए और फिर वजीर आजम बन जाए, वहाँ जमहूरियत की मजबूती की बात कैसे हो सकती है। अब आप देखें, ये जो अभी सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि उनको ये दे दिया जाएगा, उनको फलां को बना दिया जाएगा, मेरा ख्याल है कि हमें ये फैसला लोगों पर छोड़ना चाहिए। हमारे अदारों को भी चाहिए कि वो जमहूर पे फैसला छोड़े, अवाम जो फैसला करे। अब आप देखें, अब आप देखिए सना कि ये जो 2 पार्टियां बनाई हैं एस्टेब्लिशमेंट ने हाल ही में, इस्तेहकाम पार्टी या परवेज खटक की पार्टी बनाई है, तो लोगों ने उनको कबूल नहीं किया। तो अब जिसको ला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है लोग कबूल नहीं कर रहे। वो जो भाट साहब इशारा कर रहे हैं कि पंजाब की इंतजामिया लगी हुई है, पाकिस्तान की इंतजामिया लगी हुई है, या पैसे बांटने का चक्कर है, या हुंडा जो है वो बांटने का चक्कर है, या जन्नत के टिकट बांटने का चक्कर है। तो इन चक्करों से जमहूरियत की मेरा ख्याल खिदमत नहीं हो रही। जमहूरियत की खिदमत यही होगी कि आप एक मुनसिफाना इलेक्शन कराएं, जो जीतता है बड़ी आइडियल सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं मजहर साहब। लेकिन यूनुस साहब, आपको तो पता है जो है कि सूरत हाल सुन ली जाती तो आज पाकिस्तानी 2 टुकड़े ना होता। बिल्कुल ठीक है। यूनुस साहब, आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? मैं जिस तरह बरलास साहब अभी ये बात शेयर कर रहे थे, बात वही है सना के पंजाब, असल में फ़हीम साहब रहते हैं सिंध में, सिंध की और पंजाब की सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है। नहीं, वो मैं बात ये करना चाहता हूँ, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चीखे मार रही है, उसको ये यकीन दहानी करा दी गई है कि आपको सिंध हुकूमत दे देंगे। ठीक, सिंध हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी करवाने के बाद वो थोड़ा सा हौसले में है। नवाज शरीफ को तो बिल्कुल ये यकीन ही नहीं है कि वफाक तो बड़ी दूर की बात है, वो पंजाब छिन जाने के मुतल्लक बड़े परेशान हैं। पंजाब में हम जानते हैं कि आप देखें जितने भी सर्वे करवाए गए हैं, कोई भी क्या कहते हैं, हमने सियासत को रियासत पर कुर्बान कर दिया। वो इसलिए कहते हैं कि उन्हें किसी भी हल्के से ये यकीन नहीं है कि वो जीत जाएंगे। नहीं, सर्वेस मैटर करते हैं। दूसरा पीटीआई, ये भी तो बड़ा सवाल है कि सर्वेस मैटर करते हैं। नहीं, मैं दूसरा बात आपको, मैं दूसरी बातें करने लगा। एक तो जहांगीर तरीन चाह रहे हैं कि नून लीग से हाथ मिला लिया जाए, जवाब दें जनाब। दूसरा, जहांगीर तरीन के बाद अलीम खान चाह रहे हैं कि अगर कुछ 4 वोट लेने हैं तो फिर नून लीग के साथ हाथ ना मिलाया जाए। यूनुस साहब, नैब के फैसले किस तरह होते हैं? आप इस हवाले से भी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जो अदारों पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि सहूलतकारी हो रही है, आप देखें कि एक दिन पहले ही अभी जो नैब के बशीर साहब हैं, उनकी सकी हकीकी हमशीरा फौत हो गई हैं। किसी के घर में कोई बीमार हो, जज साहब खुद तबीयत ख़राब हो, अदालत नहीं आते, वो लाश को घर छोड़कर, जो लोग परेशान थे, अफसोस के लिए आए हुए थे, उनको घर छोड़ के फौरी अदालत आए हैं। अच्छा, जनाजा घर था? मैं कह रहा हूँ जी, देखे घर में लाश पड़ी हुई है, फौतगी हो गई है, उन्होंने उसको छोड़ा है, और वो अपना जनाब ये बताने के लिए हम हाजिर हैं, हम पहुंचे हुए हैं। ये देखें जिस मुल्क में इससे बड़ी क्या सहूलतकारी हो सकती है। मैं कहता हूं इंतहाई अफसोस के साथ, हम लाहौर की अगर सूरत बयान करें, यहाँ पीटीआई का नाम लेना, मैं कहता हूं एक इससे बड़ा। मुझे कल एक अखबार के एडिटर साहब का फ़ोन आया कि यूनुस, मुझे एक बड़े करीबी अजीज़ है, उनको पुलिस घर से ले गई है। मैंने लाहौर के एक बड़े डीआईजी के अफसर से बात की, वो कहते हैं जी उसका लिस्ट में नाम है। मैं कह जी उसका तो पता चला है रिश्तेदार कोई दूर दूर का है। उसने कहा जी बस जो भी लिस्ट में होगा, यहाँ तो खानदान के खानदान पकड़े जा रहे हैं, यहाँ तो अदालतों में पूछा जाए इसके ऊपर कितने मुकदमात हैं, तो उसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए कई महीने लग रहे हैं। और दूसरी बात के साथ लगाया जा रहा है पीटीआई को। ठीक है, पॉइंट आपका क्लियर है, लेकिन मुझे अभी क्लोजिंग की तरफ जाना है। मजहर बल्ला साहब, नादिया मिर्जा साहिबा, फ़हीम सिद्दीकी साहब, यूनुस भाट साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।